दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है पेपर 12 यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी पेपर 12, जो कि हमारा है मैनेजमेंट ग्रुप विथ हाई सपोर्ट नेट, जिसका यूनिट 3, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने देख लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में है उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों का प्रबंधन, यानी कि हाई सपोर्ट नीड वाले जो व्यक्ति हैं उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्ति यानी हाई सपोर्ट नीड वाले व्यक्तियों का मैनेजमेंट। उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों का प्रबंधन एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करता है। यानी कि ये बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि इसमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक, इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन व्यक्तियों को अक्सर अपने दैनिक गतिविधियां, संचार, गतिशीलता और समग्र भलाई के लिए समर्थन देने के लिए निरंतर और तीव्र देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रबंधन योजना व्यक्तिगत रूप से तैयार किए जाने चाहिए, यानी कि इंडिविजुअली इसे तैयार किए जाने चाहिए, जिसमें व्यक्ति की अद्वितीय आवश्यकताएं, उनकी जो नीड होती है, उनके जो संसाधन यानी कि जो रिसोर्स हमारे पास उपलब्ध है, और परिवार के सदस्यों और देखभाल करने वालों की भागीदारियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाना चाहिए। यानी उनका मैनेजमेंट सभी प्रकार के उनके नीड को, उनके घर के स्थिति को, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। इस यूनिट में हम देखेंगे कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों का प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं को पता लगाया जाना चाहिए, जिसमें मूल्यांकन, देखभाल, योजना, समर्थन और आपूर्ति को निरंतर मूल्यांकन शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा 3.1 में मूल्यांकन योजना में शामिल कदम। मूल्यांकन योजना में क्या क्या शामिल होते हैं, यानी कि जो असेसमेंट किया जाता है उसमें क्या क्या स्टेप हम शामिल करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मूल्यांकन योजना को उद्देश्य को परिभाषित करें, यानी कि उसके जो किस लिए इसका हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके किस लिए हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसके उद्देश्य को पहले परिभाषित किया जाना चाहिए। यानी उद्देश्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किस उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। पहला कदम है कि मूल्यांकन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। इसमें यह समझाना है कि मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है, कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए। उद्देश्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है, यानी कि उनकी जो नीड है, उनके जो आवश्यकता है, उनके आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे देखभाल, चिकित्सा और शैक्षिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता का पहचान करना। यह मूल्यांकन करना है कि पिछले हस्तक्षेपों के प्रभावी होने के साथ प्रगति हुई है या नहीं, यानी कि कुछ प्रोग्रेस में है या नहीं। सेवाओं, फंडिंग और समर्थन प्रणालियों की पात्रता निर्धारित करना, जैसे विकलांगता लाभ या सामाजिक सेवाएं हैं या नहीं। नेक्स्ट, सही मूल्यांकन उपकरणों और विधियों का चयन करना, यानी कि जो हम जिस विधि से हम जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं उसका हमें यूज सही ढंग से किया जाना चाहिए। उसको मूल्यांकन उपकरणों का सही मेथडों को चयन किया जाना चाहिए। तो मानकीकृत मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसे उपकरण जो विशिष्ट क्षेत्रों में, जैसे संज्ञानात्मक क्षमताएं, गतिशीलता, संचार यानी मोबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, भावनात्मक कार्यप्रणाली, मात्रात्मक डेटा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा आपका स्केल दिया हुआ है जिसे आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट, साक्षात्कार प्रणाली यानी इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनरीज जो किए जाते हैं, जो उनकी देखभाल करता रहते हैं उनके लिए। तो व्यक्ति देखभाल करने वाले परिवार के सदस्यों से संबंधित पेशेवरों और संरचित और अर्ध संरचित साक्षात्कार, ये व्यक्ति की दैनिक कार्य प्रणाली, प्राथमिकताओं और विशिष्ट क्षेत्रों के समर्थन की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं इसके आधार। नेक्स्ट है हमारा परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि उसके एनवायरनमेंट को ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वास्तविक जीवन में सेटिंग में प्रत्यक्ष अवलोकन जैसे घर, स्कूल या समुदाय, ताकि यह आंका जा सके कि व्यक्ति अपने प्राकृतिक परिवेश में कैसे कार्य करते हैं। प्रेक्षण व्यवहारिक पैटर्न अनुकूल प्रणालियों को समझने में मददगार मिलते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसे समझने में मदद मिलती है कि मूल्यांकन किस एरियाज में, किस परिवेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल। ऐसे उपकरण जैसे देखभाल करने वालों को रेटिंग स्केल, परिवार चेकलिस्ट, आत्म रिपोर्ट जो कार्य क्षमताओं, संचार और भावनात्मक नियंत्रण का आकलन करने में मदद करती है। यानी कि ये स्केल के द्वारा इसमें परिवार के को देखभाल आकलन किया जाता है। चिकित्सा और मानसिक मूल्यांकन। मानसिक मूल्यांकन में इसके आधार पर, चिकित्सा के आधार पर मतलब डॉक्टर से सहायता ली जानी चाहिए अगर उसे कुछ मानसिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या मानसिक मूल्यांकन की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श ली जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कैसे करें, यानी उसकी पहचान को किस किस एरिया में इसका मूल्यांकन करना है उसका पहचान करना। तो अगला कदम यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर कौन से प्रमुख क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया जाना चाहिए ताकि कार्यप्रणाली दैनिक जीवन में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करे, यानी कि उसके सारे एरियाज में असेसमेंट किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट, शारीरिक कार्यप्रणाली, यानी कि मोबिलिटी के आधार पर गतिशीलता, आत्म देखभाल कौशल यानी सेल्फ स्किल, शारीरिक स्वास्थ्य, सहायक उपकरण जो असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसका सही ढंग से मूल्यांकन होना चाहिए। सेकंड, संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली, जिसमें कॉग्निटिव स्किल आता है, जिसमें बौद्धिक क्षमताएं, स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं, और किसी भी संज्ञानात्मक विकलांगताओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी कि उसके कॉग्निटिव स्किल पर कार्य किया जाना चाहिए। संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, मौखिक और अव्यक्त संचार क्षमताओं का आकलन करना, जिसमें भाषण, भाषा कौशल और वैकल्पिक यानी AAC विधियों की आवश्यकताओं को शामिल करना, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, AAC उपकरण आदि का आकलन किया जाना चाहिए, जिससे ये पता चले कि वो किस एरियाज में, मतलब कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किस आधार पर कार्य किया जा रहा है या क्या कार्य उस पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, भावनात्मक और व्यवहारिक कार्यप्रणाली। भावनात्मक यानी इमोशन के आधार पर भावनात्मक नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, व्यवहार संबंधी बिहेवियर स्किल, चुनौतियों, सामाजिक इंटरेक्शन यानी सोशलाइजेशन उसका है या नहीं, उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिक कौशल और रिश्ते यानी सोशल स्किल, व्यक्तियों के दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, रिश्ते बनाने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता का आकलन करना। नेक्स्ट, संदर्भ और पर्यावरण में देखरेख, यानी व्यक्ति के संदर्भ और पर्यावरण का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि ये समझा जा सके कि बाहरी कारक उनके कार्य प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं, जिसमें शामिल है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत घर का पर्यावरण देखना चाहिए, यानी घर का इन्वायरमेंट कैसा है। यह मूल्यांकन करना है कि घर का सेटिंग व्यक्ति गतिशीलता और दैनिक कार्यों को समर्थन करने के लिए सुलभ है या नहीं। उदाहरण के लिए यह मूल्यांकन करना है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए घर में परिवर्तन, रैंप, ग्रैब बार या सहायक असिस्टिव डिवाइस की कितनी आवश्यकता है या किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, परिवार और सामाजिक समर्थन, यानी परिवार के परिवेश, परिवार के सदस्यों, देखभाल और सामाजिक नेटवर्क के मिलने वाले समर्थन स्तर को समझना। एंड नेक्स्ट, समर्थन प्रणालियों में कोई सीमा है या नहीं। नेक्स्ट, समुदाय में भागीदारी, यानी कि कम्युनिटी में उसका क्या भागीदारी है। सामाजिक जुड़ाव, सामुदायिक सेवाओं या स्थानीय समर्थन समूहों के अवसरों को पहचान करना जो व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, मूल्यांकन योजना बनाते समय व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मूल्यों पर विचार किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक प्राथमिकता और मानदंडों को समझने में सुनिश्चित स्पष्ट मदद मिलती है कि मूल्यांकन प्रक्रिया सम्मानजनक और प्रभावी हो, जिसके कारण
ये कार्य किया जा सके। स्पष्ट मूल्यांकन लक्ष्य स्थापित करना, यानी जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। ये लक्ष्य मूल्यांकन के समग्र उद्देश्य और व्यक्ति की आवश्यकताओं को मेल खाने चाहिए, जिसमें ये लक्ष्य को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, ताकत की पहचान करना। व्यक्तियों की क्षमताओं, यानी कि जो जिस पर हम असेसमेंट कर रहे हैं उसकी ताकत की पहचान भी करना चाहिए। उसके सभी एरियाज़ को देखने चाहिए, उनकी क्षमताओं, उनके प्रतिभाओं पर और किस में उनका इंटरेस्ट है आदि पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन्हें देखभाल योजना में लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सकता है। यानी कि उनकी सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, चुनौतियों का पता लगाना। चुनौतियों का पता लगाना है, यानी कि किन किन कठिनाइयाँ हैं उनकी सीमाओं को समझना, जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे गतिशीलता, संचार या सामाजिक इंटरेक्शन से संबंधित मुद्दे। एक आधार रेखा बनाना, यानी कि एक जो है उसका आधार रेखा बनाना कि किस आधार पर हमें उस पर कार्य करना है। व्यक्ति की वर्तमान कार्य प्रणाली की एक आधार रेखा स्थापित करना, जिसमें समय की प्रगति ट्रैक करने की इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट, उचित हस्तक्षेप निर्धारित करना। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां हस्तक्षेप जैसे चिकित्सा, उपचारात्मक, शैक्षिक या सामाजिक की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति कार्य प्रणाली में सुधार हो सके। डेटा संग्रहण की योजना बनाएं। एक बार जब मूल्यांकन क्षेत्रों को उपकरण चयन कर लिया जाता है तो डेटा संग्रहण यानी जो डाटा कलेक्शन है की योजना बनानी चाहिए, और जिसमें निम्नलिखित शामिल है, यानी किस किस डाटा का यूज किया जाना चाहिए। कौन डेटा संग्रहित करेगा, उन पेशेवरों की पहचान करना जो मूल्यांकन में शामिल हैं, यानी कि जो इसका असेसमेंट कर रहे हैं उसको शामिल किया जाना चाहिए। डेटा कब संग्रहित किया जाएगा, यानी एक समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए। कैसा डेटा संग्रहित किया जाएगा, किस प्रकार से कलेक्शन किया जाएगा। व्यक्ति और उनमें समर्थन प्रणाली को शामिल करें, यानी कि उसके जो समर्थन प्रणाली हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। समर्थन प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, परिवार, देखभालकर्ता, जो उनके केयर टेकर हैं वो शामिल होते हैं। शामिल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सुनिश्चित कर सकता है कि व्यक्ति की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं सही ढंग से समझी जा सके, उनका सम्मान किया जा सके। नेक्स्ट, गोपनीयता और नैतिक मानकों का पालन करना, यानी कि जो असेसमेंट किया जा रहा है उसमें गोपनीयता का भी पालन किया जाना चाहिए, गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। सूचित सहमति, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति या कानूनी अभिभावक मूल्यांकन के उद्देश्य के दायरे को समझे और इसमें भाग लेने की सहमति दिया जाना चाहिए। गोपनीयता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और नैतिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। डेटा का विश्लेषण और व्याख्या किया जाना चाहिए। जब डेटा एकत्रित किया जाता है तो अगला कदम इसे विश्लेषित और व्याख्यात करना होता है, ताकि सार्थक निष्कर्ष निकाला जा सके, जिसमें शामिल है पैटर्न की पहचान कराना, मानकों से तुलना कराना, सहयोगात्मक व्याख्या। नेक्स्ट, मूल्यांकन योजनाओं की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार उसे संशोधन भी करते रहें, यानी कि अगर उसे एक बीच में उसमें संशोधन भी किया जाना चाहिए। तो अंत में इसमें देखा जाता है कि मूल्यांकन करने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि योजना की समीक्षा की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि यह व्यापक और सही है या नहीं, और इसके अंतर्गत संशोधित परिष्कृत करना शामिल है। यदि कोई अंतराल या नई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। यानी निष्कर्ष आपका इसको जो आपने असेसमेंट किया उसका क्या निष्कर्ष है। तो उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन की योजना बनाना एक संरचित और गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति के अद्वितीय आवश्यकताओं को समझना, उनके नीड को समझना, उनके मूल्यांकन उपकरणों का चयन करना, देखभाल योजनाओं को सूचित के लिए डाटा विश्लेषण करना शामिल है। इन कदमों का पालन करके पेशेवर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया हमारा व्यापक है, गोपनीयता है और व्यक्ति को सर्वोत्तम संभव समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित है। यानी कि यह इंडिविजुअल रूप से ये हाई सपोर्ट नीड वाले के लिए ये असेसमेंट किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा 3.1 कंप्लीट हुआ।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसमें जो आपको बहुत ही डिटेल से बताया गया है, आप इसे अच्छे से देख लें और समझने का प्रयास करें। यूनिट 3 का 3.2 को देखते हैं। 3.1 हमने देख लिया था। 3.2 क्या है हमारा? उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रबंधन में बहुविभागीय टीम के सदस्यों का समन्वय। यानी बहुविभागीय से तात्पर्य है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें सभी प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसे कहते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन क्या है, उनका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से बनाना है, उसके विषय में देखेंगे हाई सपोर्ट नीड वाले व्यक्ति के लिए। तो चलिए देखते हैं। उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रबंधन अक्सर सहयोगात्मक बहुविभागीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें कोलैबोरेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करता है, ताकि संपूर्ण देखभाल और समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। चूँकि उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों, उनके सभी क्षेत्रों पे कार्य किया जाता है। सभी क्षेत्र से तात्पर्य है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि विशेषज्ञों और पेशेवरों को एकत्रित किया जाए, ताकि उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उनकी सभी क्षेत्रों को देखते हुए उन पर कार्य किया जा सके। इन पेशेवरों के बीच प्रभावी समन्वय यह सुनिश्चित करता है कि देखभाल निर्बाध, समग्र और व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हो। यानी कि उनकी जो स्पेसिफिक नीड है, उनके अकॉर्डिंग बहुविभागीय टीम यानी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का कार्य किया जाना चाहिए। बहुविभागीय टीम को कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी MDT का समन्वय उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को देखभाल और समर्थन के सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने के लिए आवश्यक है। नीचे टीम के सदस्यों और प्रयासों के समन्वय प्रमुख कदम और रणनीतियाँ दिए गए, यानी कि किस प्रकार से ये स्ट्रेटेजी का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं, उसके विषय में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के प्रमुख सदस्य की पहचान, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा चिकित्सा यानी डॉक्टर। समग्र चिकित्सा देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं का निदान, उपचार लिखना और दीर्घकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना। नर्स जो उनके केयर टेकर हैं उनको व्यावसायिक चिकित्सक यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, शारीरिक चिकित्सक यानी फिजियोथेरेपिस्ट इनके क्षेत्रों पर कार्य करते हैं। भाषा चिकित्सक यानी स्पीच थेरेपिस्ट, मनोविज्ञान और मानसिक चिकित्सक साइकोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष शिक्षा शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर, देखभालकर्ता और परिवार के सदस्य आदि शामिल होते हैं। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इनकी जो टीम है उनकी जिम्मेदारी, उनकी क्या रोल है, उनको स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। भ्रम और कार्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रत्येक टीम सदस्य भूमिकाओं को, जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति के देखभाल सभी क्षेत्रों को कवर के, यानी कि उसके जो जिस क्षेत्र पे कार्य किया जाता है उनको स्पष्ट रूप से उनको बताया जाना चाहिए कि आपका क्या कार्य है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट तो वो शारीरिक रूप से कार्य करेंगे, उस पर मोबिलिटी के आधार पर उसको जो क्या नीड है उसके आधार पर उसको कार्य कर देंगे। एंड नेक्स्ट जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो कम्युनिकेशन के आधार पर कार्य करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखना चाहिए सभी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंतर्गत। उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण के द्वारा बताया गया है, चिकित्सा स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी कर सकते हैं, उपचार लिख सकते हैं, जबकि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो दैनिक कार्यों को पूरा करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं, यानी कि वो ADL से संबंधित कार्य पर फोकस करते हैं। अनुकूल उपकरणों के साथ, यानी कि जो उनके असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनके साथ। भाषाई चिकित्सक यानी कम्युनिकेशन, स्पीच थेरेपिस्ट संचार सुधार में काम कर सकते हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय संसाधनों और पारिवारिक समर्थन का समन्वय करते हैं। इस प्रकार से जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, एक एकीकृत देखभाल योजना विकसित करें, यानी इंडिविजुअल रूप से। बहुविभागीय टीम को एकीकृत देखभाल योजना विकसित करने की सहयोग करना चाहिए, जो व्यक्तियों की चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं को एकीकृत करती है।
जिसमें कि व्यक्तिगत समग्र सहयोगात्मक टीम के साथ कार्य करें। सभी टीम के सदस्यों को इसे इनपुट के साथ विकसित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवर अपनी विशेषज्ञताओं और योजना निर्माण प्रक्रिया का योगदान करते हैं। एक अच्छी तरह से समन्वित देखभाल योजना शामिल हो सकती है, जिसमें चिकित्सा प्रबंधन में जैसे दवाई, उपचार, प्रोटोकॉल आदि को किया जाता है। चिकित्सक हस्तक्षेप में यानी कि शारीरिक चिकित्सा, फिजिकल एक्सरसाइजेज, स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट आदि का विकास किया जा सके। नेक्स्ट, संचार चैनल स्थापित करें यानी कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाएं। प्रभावी संचार समन्वय सफलता की कुंजी है। टीम के सदस्यों को प्रभावी संचालन चैनल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, नियमित बैठक करें यानी समय समय पर इसका बैठक करते रहना चाहिए, जिसके कारण वो पता चले कि किस आधार पर कार्य हो जा रहा है। केस कॉन्फ्रेंस यानी कि जो केस है हमारा इंडिविजुअल रूप से, उस पर समय समय पर कॉन्फ्रेंस किया जाना चाहिए ताकि समस्याओं का हल को निकाला जा सके। प्रगति और नोट्स दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म यानी कि समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, कैलेंडर या विशेष केस प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग ताकि जानकारी सुलभ प्लेटफॉर्म संग्रहित और ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए। आपसी सम्मान होना चाहिए, विभागीय समझ होनी चाहिए, साझा निर्णय होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। विवाद समाधान, अगर किसी प्रकार के विवाद हैं, रचनात्मक तरीके से हल करें ताकि टीम के व्यक्ति सर्वोत्तम हित पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। परिवार और देखभालकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा रोल हमारा इसमें परिवार का होता है, जिसमें उनको समय समय पर शामिल भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, नियमित संचार। परिवार के सदस्यों और देखभालकर्ताओं को देखभाल योजना, प्रगति और व्यक्तिगत आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव के बारे में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यानी उनको बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार का इनसे बदलाव हो रहा है और टीम के द्वारा किस प्रकार के बदलाव संभव किए जाते हैं। प्रशिक्षण और समर्थन मिलनी चाहिए उनको। नेक्स्ट हमारा है भावनात्मक समर्थन भी दिया जाना चाहिए। देखभाल योजना की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो MDT है हमारा यानी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, समन्वय, देखभाल और निरंतर मूल्यांकन शामिल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप जो हमारा इंटरवेंशन हम उसमें जो कर रहे हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कितना इफेक्ट डाल रहा है, वो ध्यान देता है। प्रगति की समीक्षा करना एंड व्यक्ति और परिवार से क्या प्रतिक्रिया है उसका भी इनपुट लेना चाहिए, फीडबैक दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, देखभाल योजना के व्यक्ति के बदलती आवश्यकताएं या नए समस्याओं को उभरने से अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। MDT की क्षमता को परिवर्तन और प्रति अनुकूलित करने की प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण ताकि सफलता बनी रहे। तो इस प्रकार हमने देखा कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का क्या अप्रोच है, वो किस प्रकार से कार्य करता है हाई सपोर्ट नीड वाले व्यक्ति के लिए, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करता है उनका। नेक्स्ट 3.2 हमारा यहाँ ख़त्म हुआ एंड नेक्स्ट हमारा 3.3 जो है हमारा टॉपिक उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रबंध में परिवार के साथ काम करना। बहुत इम्पोर्टेंट है, परिवार के साथ कार्य किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उनके साथ मिलकर उसको कोऑर्डिनेशन बनाकर किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। परिवार के सदस्य उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रबंधन और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर प्राथमिक देखभालकर्ता होते हैं, यानी कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई मामलों में वे दैनिक देखभाल गतिविधियों में सबसे अधिक शामिल होते हैं। पेशेवरों और परिवार के सदस्यों के बीच प्रभावी सहयोग समग्र, निरंतर और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक है, यानी कि बहुत ही इफेक्टिव है, ये निरंतर चलती रहती है। उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रबंधन में परिवार के साथ काम करने के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जिसे आप देख लीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट के थ्रू उनके साथ कार्य करना है। परिवार के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाना, जिसमें हम जो प्रभावी जो टीम वर्क हमारा काम कर रहा है वो परिवार के साथ एक विश्वासपूर्ण संबंध, उनके साथ एक जो
व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति पर कार्य कर रहे हो उसके परिवार जो के सदस्य जो हैं उनके साथ एक विश्वासपूर्ण संबंध होना चाहिए ताकि कार्य करने में आसानी हो। उसके अंतर्गत है खुला संचार होना चाहिए, सक्रिय सुनवाई होनी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत परिवार को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी परिवार के साथ अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उनको भी इसके विषय में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार से आप हाई सपोर्ट वाले इंडिविजुअल्स के साथ कार्य करेंगे। परिवार के सदस्यों को अक्सर यह समझाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कि उनके प्रियजन की आवश्यकता क्या है, वे सर्वोत्तम देखभाल कैसे प्रदान कर सकते हैं। यह शिक्षा उन्हें प्रभावी समर्थन प्रदान करने के लिए सशक्त बनाती है, यानी कि कॉन्फिडेंस देता है कि उस कार्य को हम कर सकते हैं। प्रशिक्षण को परिवार की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हो सकता है क्या क्या इसमें उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, किस आधार पर। स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को व्यक्तियों की चिकित्सा स्थितियाँ, दवाइयों के प्रबंधन और आपातकालीन प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित करना। अनुकूल तकनीक, जैसे कुछ तकनीकें कुछ एडेप्टेशन बताया जाना चाहिए जिससे वो इजी तरीके से उन पर कार्य किया जा सके। जैसे परिवार के सदस्यों को अनुकूल उपकरणों का उपयोग कराना सिखाना चाहिए, गतिशीलता में सहायता देना चाहिए या दैनिक गतिविधि जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, नहाने आदि में मदद करने के लिए सिखाना चाहिए ताकि उनके कार्य को वो इजी वे में कर सकें। नेक्स्ट, व्यवहार प्रबंधन यानी बिहेवियर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। अचानक वो चिड़चिड़ा जा रहा है तो किस प्रकार से उसको शांत किया जाए या कैसे सोशलाइजेशन करने का प्रयास किया जाए। चुनौतीपूर्ण व्यवहारों का प्रबंधन करने, संचार सुधार करने और सकारात्मक इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियाँ प्रदान करना चाहिए। इसमें सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या संवेदी एकीकरण, सेंसरी इंटीग्रेशन जैसे तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग किसे दिया जाना चाहिए? परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें। देखभालकर्ता के लिए स्व देखभाल। एंड नेक्स्ट, विश्राम देखभाल। परिवार को विश्राम देखभाल या सहायता समूहों के बारे में सूचित करना जो अस्थायी राहत प्रदान करते हैं ताकि वो ब्रेक ले सकें और थकावट से भी बच सकें। सहायता समूहों के बारे में सूचित करना जो अस्थायी राहत प्रदान करते हैं ताकि वो ब्रेक ले सकें और थकावट से भी बच सकें, यानी कि उनकी जो परिवार जो देखभाल करता है उनके बारे में भी इसमें बताया गया है कि उनको किस प्रकार से शारीरिक रूप से आराम मिल सके, यानी उनके थकान को कम किया जा सके। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट अपेक्षाएं और भूमिकाएं निर्धारित करना, यानी उनके रोल जो है उसको निर्धारित किया जाए। तो उच्च समर्थन की आवश्यकता का प्रबंधन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि परिवार की स्पष्ट भूमिकाएं होनी चाहिए, उनके रोल क्या हैं उनके बताया जाना चाहिए, जिसमें रोल क्या है कि अपनी भूमिका को समझें, उन्हें यह स्पष्ट करके देखभालकर्ताओं और चिकित्सा के भागीदारों को देखभाल में उनकी क्या भूमिकाएं हैं उनको बताएं, यानी उनके रोल को उनको समझाएं कि आप किस हद तक इन पर कार्य कर सकते हैं। सीमाएं परिभाषित करें। नेक्स्ट, समर्थन की आवश्यकताओं पर चर्चा करें। देखभाल योजना में परिवार को शामिल करना। जो आप प्लानिंग बनाए हैं देखभाल करने के लिए तो उनमें परिवार को भी शामिल, परिवार के विभिन्न सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि परिवार का यहाँ पे एक हाई सपोर्ट नीड वाले इंडिविजुअल का परिवार का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें प्रारंभिक देखभाल योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित आपने जो किया है उस पर किस प्रकार कार्य करें उस पर दर्शाता है। नियमित समीक्षा समय समय पर की जानी चाहिए। परिवार को वकालत के लिए प्रेरित करना, यानी कि जो उनका हक है, जो पेशेंट का हाई सपोर्ट नीड के जो पेशेंट हैं उनका जो हक है उसके लिए उनको वकालत करने के लिए सिखाना। तो परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण वकालत कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए उन्हें उचित सेवाएं, वित्तीय सहायता और समर्थन मिले। परिवार को वकालत के लिए प्रेरित करने में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? परिवार के अधिकारों और संसाधनों के बारे में उन्हें बताना, उनके अधिकार, उनके राइट्स के बारे में बताना कि इनके क्या राइट्स हैं। जो एक नॉर्मल इंसान का जो राइट है वो भी एक हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांगजन का भी वही राइट है, बस उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन किया जाता है। प्रणालियों को नेविगेट करने में मार्गदर्शन करना। परिवार को बोलने के लिए सशक्त बनाना, यानी कॉन्फिडेंस देना, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करना। नेक्स्ट, भावनात्मक और मानसिक समर्थन प्रदान करना, जिसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें समर्थन समूह हो सके,
काउंसलिंग किया जाना चाहिए, सामना करने के लिए रणनीतियाँ बनाना चाहिए, स्व देखभाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, विस्तृत परिवार और समुदाय को शामिल करना। इसमें समुदाय को भी शामिल किया जाता है, जिसमें सामुदायिक संसाधन, सामाजिक समावेशन होना चाहिए। समावेशी का रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। संघर्ष समाधान और परिवार गतिशीलता, यानी कुछ मामलों में देखा गया है कि देखभाल की चुनौतियों के कारण परिवार की गतिशीलता तनावपूर्ण हो जाती है। ये बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये आवश्यक है कि परिवार उन उत्पन्न संघर्ष और चुनौतियों को रचनात्मक तरीके से हल किया जा सके। तो उनके विवादों को मध्यस्थता करना, विभिन्न दृष्टिकोण का सम्मान करना, ये आपका बहुत डिटेल से दिया गया है। उसको आप अच्छे से देख लें। अगर पॉइंट भी अगर आप इसका देख लेते हैं, पॉइंट भी अगर आप इसको लिख देंगे तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। दीर्घकालिक देखभाल के लिए समर्थन करना, शिक्षा और प्रशिक्षण जारी करना, परिवार के लिए योजना बनाना, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। तो ये निष्कर्ष दिया हुआ है। कंक्लूजन क्या क्या है? परिवार के साथ काम करना उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्ति के प्रबंधन का एक केंद्रीय पहलू है। यह सहयोगी, समर्थनपूर्ण और संवादात्मक संबंध को बढ़ावा देकर पेशेवर परिवारों को उनके प्रियजनों के लिए सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। ये था 3.3। नेक्स्ट 3.4 क्या है टॉपिक? उच्च समर्थन की आवश्यकताओं के प्रबंधन में सरकारी सहायता का सर्वोत्तम उपयोग। सरकारी सहायता का क्या क्या इसमें उपयोग है, सर्वोत्तम उपयोग क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा उच्च समर्थन की आवश्यकता में प्रबंधन में सरकारी सहायता का सर्वोत्तम उपयोग, यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन सरकार के द्वारा किया जा सकता है, मतलब सरकार को जो सहायता दी जा रही है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो सरकारी कार्यक्रम और सहायता उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को उनके परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संसाधन देखभाल की गुणवत्ता के स्तर कर सकते हैं, यानी उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। वित्तीय सहायता प्रदान करके सहायक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। हालांकि इन सहायता और सर्वोत्तम उपयोग करने वाले उपलब्ध सेवाओं को समझना, आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करना और इन संसाधनों के व्यक्ति को विशिष्ट आवश्यकताओं से जोड़ना आवश्यक है। उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी सहायता और प्रभावी उपयोग के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियाँ हैं, कुछ स्ट्रेटेजी है जो दिया जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दे रही हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा उपलब्ध सरकारी सहायता को समझना, यानी कि जो सरकार सहायता प्रदान कर रहे हैं उसको किस प्रकार से सहायता को समझा जा सकता है। तो क्या क्या सहायता देते हैं सरकार के द्वारा, किन किन सहायता प्रदान किया जाता है। वित्तीय सहायता और लाभ दिया जाना चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सेवाएं, विशेष शिक्षा और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं, कानूनी सहायता और वकालत। आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करना, यानी कभी कभी जटिल हो जाता है, जिसका वो दस्तावेजीकरण की आवश्यकता समय सीमा पर होती है, उनको देखभाल करने के लिए मिलता है। अनुसंधान और जानकारी एकत्र करना, पात्रता मानदंड, आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन, समय की प्रस्तुति, पेशेवरों से सहायता। नेक्स्ट, कई सहायता में समन्वय करना। कई मामलों में उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्ति कई सरकारी कार्यक्रम को पात्रता हो सकती है, जैसे स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता लाभ, विशेष शिक्षा सेवाएं आदि जो दी जाती है उनको समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। सूचना केंद्रीकरण के द्वारा संपूर्ण देखभाल योजना जो बनाया हुआ है उनके द्वारा, नियमित समीक्षाएं के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्तीय सहायता और संसाधनों का अधिकतम उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। जो विकलांगता लाभ के लिए आवेदन करें, सरकारी वित्तीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की जाती है, जिसमें उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की देखभाल कर सके और उनका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। परिवार के लिए उनको क्या क्या बताया जा सकता है। विकलांगता लाभ के लिए आवेदन किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है इसके बारे में। सहायक उपकरण और उपकरणों के लिए फंडिंग का उपयोग करना बताया जाना चाहिए। कर लाभ शामिल करें, विश्राम देखभाल और फंडिंग प्राप्त करें। नेक्स्ट, विशेष शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं का लाभ उठाना, यानी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो हैं और स्पेशल एजुकेशन का लाभ उठाया जा सकता है। तो
तो विशेष शिक्षा सेवाएं के अंतर्गत क्या है, शैक्षिक कार्यक्रमों में नियमित नामांकित करें जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। सरकारी समर्थित स्कूल अक्सर ऐसे शिक्षा प्रदान करते हैं जो व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप होती है। एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दी जानी चाहिए। सामुदायिक संसाधनों, नेक्स्ट सामुदायिक संसाधनों और सामाजिक सेवाओं का उपयोग करना, जिसमें होम एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज होनी चाहिए, विश्राम देखभाल होनी चाहिए, समर्थन समूह और वकालत सेल्फ एडवोकेसी होनी चाहिए, परिवहन सहायता दी जानी चाहिए। वकालत और कानूनी समर्थन सरकारी प्रणालियों की जटिलता को नेविगेट कर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वकालत दिया जाना चाहिए, इसमें उनके अधिकारों की सुरक्षा के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, नीति परिवर्तनों के बारे में सूचित रहना, यानी कि जो उनके नीति परिवर्तन उनको समय समय पर सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 3.5 उच्च समर्थन आवश्यकताओं के प्रबंधन में दस्तावेजीकरण, प्रगति निगरानी और मूल्यांकन। प्रभावी दस्तावेजीकरण, प्रगति निगरानी और मूल्यांकन उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये प्रथाएं ये सुनिश्चित देखभाल और जिम्मेदारी पर उन्मुख हो जो अनंत सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों को बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार दस्तावेजीकरण में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। दस्तावेजीकरण के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? व्यक्तिगत जानकारी, मूल्यांकन रिपोर्ट, रिकॉर्ड, देखभाल योजनाएं, हस्तक्षेप लॉग, व्यवहारिक नोट्स, दवाइयाँ और स्वास्थ्य रिकॉर्ड आदि दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग। प्रगति निगरानी वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के विकास और नियमित रूप से अवलोकन को ट्रैकिंग की जाती है, जैसे कि उसमें उनके प्रोग्रेस को एक लिखा जाता है, एक ट्रैक बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अवलोकन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, प्रत्यक्ष मूल्यांकन की जाने चाहिए, परिवार और देखभालकर्ताओं की जानकारी, चिकित्सा रिपोर्ट। तो इसका क्या क्या महत्व है। एंड नेक्स्ट, मूल्यांकन यानी असेसमेंट। मूल्यांकन व्यक्ति के कुल प्रगति, हस्तक्षेप और प्रभाव को देखभाल योजनाओं को व्यापक समीक्षा शामिल हो जाना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या पहलू शामिल होते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति, हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, परिवार और देखभालकर्ता के मूल्यांकन, आवश्यकताओं का पुनः मूल्यांकन। एंड मूल्यांकन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन, वार्षिक समीक्षाएं। मूल्यांकन का महत्व, सहयोग और टीम भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि ये जो तीनों हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो जैसे आप देखें, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।